गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। जो भी आपका दोनों पोर्शन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। प्रैक्टिकल सेक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, so we will go through with the revision now. So let's start with the first chapter of part A. पहले तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी को इस चैप्टर से कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो हम इसके मेन कंसेप्ट है उसको एक बार से फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपके इस चैप्टर नंबर 1 से ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप इससे आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क नाउ। क्लियर? बीच में जहां पर भी आपको डाउटफुल होगा आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज दिस इज द रिवीजन सेक्शन नाउ। क्लियर? चलिए, सबसे पहले आपका चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और इसका क्या नेचर है, क्या इसका स्कोप है आगे। तो इट मीन्स कि जो ज्योग्राफी है, जैसे कि हम ज्योग्राफी का अगर हम लिटरल मीनिंग ले, इट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में जानना, नॉलेज लेना, ये सारा क्या है हमारा ज्योग्राफी के अंडर आता है। अब इसको हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो हमारे यानी हम ह्यूमन बींग्स का क्या है, होम है, घर है ना। और वी द ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर टू सस्टेन द लाइफ। हम लाइफ लीव करने के लिए जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दैट एम्फेसाइज on the study of nature and human beings. क्लियर? अब यहाँ पर जो है हमें दो तरीके की चीजें जो है देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें तो ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू dualism and the wide ranging debates started whether geography as a discipline should be a law making or theorizing, और सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव, कि क्या हमारा जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड है या फिर डिस्क्रिप्टिव है, वो डिस्क्राइब भी करता है। इन बेसिस को अगर हम लें तो हमारे पास दो अप्रोच आती है ज्योग्राफी में। रीजनल अप्रोच, जिसको हम क्या कहते हैं, रीजनल, और सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारे ज्योग्राफी है उसमें हम सिस्टम वाइज, रीजनल अप्रोच मीन्स किसी एक रीजन को हम लेते हैं और उस रीजन से रिलेटेड हम सारे जो एलिमेंट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो दैट विल बी अ रीजनल अप्रोच। प्लस 1 क्लास में आपने इसको किया था, रीजनल और जो है सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। सिस्टमेटिक अप्रोच जिसमें हम एक एलिमेंट को लेकर और उस एलिमेंट से रिलेटेड सभी रीजन को स्टडी करते हैं। तो दो अप्रोचेस हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी, रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच। जो इसका मेन कंसेप्ट है अब ज्योग्राफी कि जब भी बात करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनास को यहाँ पर कुछ नेम्स देते हैं। जैसे कि जब हम वी टॉक्ड अबाउट द फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नो नोज ऑफ द ग्लेशियर्स, नेक ऑफ द इस्थिज्म, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। इसी तरीके से हमारे कुछ रीजन्स हैं जिनको हम विलेज, टाउन्स, इन सबको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की तरह। ठीक, तो कुछ पर्टिकुलर चीजें जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ, जो हमारे जो भी एरिया या रीजन जो सन के साइड होता है उसको हम फेस ऑफ द अर्थ कहते हैं। स्टॉर्म ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म मीन्स कि जहां पर सबसे लो प्रेशर एरिया होता है स्टॉर्म में। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को, कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनास को हमने पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट किया है।
इसी तरीके से जो हमारे रीजन्स है जैसे कि विलेजेस और टाउन्स, उनको हम ज्योग्राफी टर्म में बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक। अब इसी तरीके से जो हमारी स्टेट एंड कंट्री है वो हमारी क्या कहलाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से रोड एंड रेलवेज को हम क्या कहेंगे, नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज एंड वाटरवेज क्या कहलाएंगे, हमारी आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, जिससे कहीं पर भी पैसेंजर्स और गुड का सर्कुलेशन होता है, मूवमेंट होती है। So these network of roads and railways and waterways are called arteries of circulation. तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स, कुछ एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स का यूज किया है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। इसके लिए हमें कई सारे जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए, अपनी अपनी डेफिनेशन दी ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है रेड सेल। According to the Red Cell, human geography is the synthetic study of relationship between human societies and the Earth's surface. Human geography जो है वो किसके बारे में स्टडी करता है, ये जो ह्यूमन सोसाइटी है यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो अर्थ के सरफेस पर जो चीजें मिलती हैं, जो फिनोमिनास मिलते हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। What is the relationship between the human beings and the earth surface, that is studied in the geography. क्लियर। सेकेंड मेन डेफिनेशन आती है आपकी एलएनसी सैंपल की। उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सैंपल, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स भी जो है एक डायनामिक कंसेप्ट है, अर्थ भी जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो भी डायनामिक है, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो इन दोनों में जब चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब उनके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे। इन्हीं चेंजेस के इट मीन्स होगा कि इट इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो यहाँ पर उसने किस चीज को, फ्रेडजेल ने जो है वो कहा था कि उसने भी रिलेशनशिप लिया था, लेकिन सैंपल ने इसमें क्या ऐड किया, चेंजिंग, कि चेंजेस भी जो है इसमें स्टडी की जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज गिवन बाय द वाइडल डीला ब्लैच, conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. अब उसने क्या इंक्लूड कर दिया कि जो यहाँ पर जो फिजिकल लॉज हैं जो हमारी अर्थ को गवर्न करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अर्थ चलती है, जैसे कि आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग हमारी अर्थ जो है मूव करती है या फिर हमारी अर्थ सरफेस पर डिफरेंट फीचर्स जो है हमें दिखाई देते हैं। और इसका जो है यहाँ पर रहने वाले लिविंग बींग्स यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक। तो वी कंक्लूड दैट ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड human beings. We can say that in the geography we studied about the relationship of the human beings with their earth surface. अब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर हम आते हैं। क्या है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? अगर आपको डेफिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन आस्क। चलिए लेट्स कंटिन्यू। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अभी जैसे हमने बात की कि हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट socio-cultural environment created by human beings through natural interaction with each other। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जब हम अपने नेचुरल फैक्टर्स के साथ, सपोज कि जैसे कि अब हमने ग्रो किया, क्या ग्रो किया, एग्रीकल्चर हम करते हैं, फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं जो हमारे लिए अब असेंशियल आइटम्स हैं, ईटिंग ईटेबल्स हमें मिलते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कहाँ पॉसिबल है? जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट यानी सोयल और वाटर इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, इनको यूज करेंगे, तभी हम एग्रीकल्चर कर सकेंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि हमने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या किया? इंटरेक्शन किया। अब ये तो हो गई जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अगर हम इससे पहले की स्टेज में चले जाएं, जहां पर क्या था कि जहां पर जो अर्ली मैन से वो एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, लेकिन तब भी वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते थे। अब वो क्या करते थे कि जो फॉरेस्ट में जो भी चीजें अवेलेबल होती थी वो उन्हीं को खा लेते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने सर्वाइवल के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट का यूज किया। लेकिन जैसे हमने एग्रीकल्चर किया तो हमारे इंटरेक्शन में क्या आए? चेंजेस आए। अब ये इंटरेक्शन जो है वो क्या लेकर आया? सोशियो कल्चरल चेंजेस लेकर आया। पहले ही जो अर्ली मैन थे वो वॉन्डरर्स थे, इधर उधर घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। लेकिन जब हमने इस चीजों को समझा, अर्थ के लॉज को समझना शुरू किया, तो हमने सेटल डाउन होना शुरू किया। यहाँ से क्या आया? सोसाइटी में चेंज आया, कल्चरल चेंज आया। अब हम वॉन्डरर नहीं रहे, अब हमने सेटल होना शुरू किया। अब और ज़्यादा चेंजेस आ गए, जैसे-जैसे हमने इन चीज़ों को और ज़्यादा समझा, टेक्नीक हमने जो है डेवलप की, तो अब हम लोग जो है और एडवांस हो गए हैं। अब हमारा कल्चर जो है और ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इट मीन्स जब हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ चेंज इंटरैक्ट करते हैं, तो इससे क्या आते हैं? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ-साथ ये चेंजेस आते हैं और इसी रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है ज्योग्राफी में। एलिमेंट्स जो है हमारे ज्योग्राफी में, वो हमें 2 तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन मेड एलिमेंट्स, जैसे कि रोड, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़, फार्म, पोर्ट्स, विलेज, सिटीज़, ऑल दीज़ आर एलिमेंट्स आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, है ना? तो ये क्या कहलाएँगे? ह्यूमन एलिमेंट्स हमारे। और ऐसे ही हमारे जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनमें हम बात करते हैं landforms, soil, climate, water, natural vegetation, diversity in flora and fauna. All these are natural elements. So, we the human beings interact with the natural elements like landform, soil, climate, water, natural vegetation, different type of plants and animals, and created the activities which are beneficial for us, like houses, villages, cities, road, railway network, industries, farms, ports, or items of daily life, other material. So we are doing, we are interacting with the natural environment. So physical environment has been modified बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसे पहले अब हम अर्ली मैन क्या करते थे? केव्स में रहते थे, लेकिन आज आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हो। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो गया है? ह्यूमन बीइंग्स ने उसको मॉडिफाई कर लिया है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। दैट इज, ये जो चेंजेस है, जो स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो हम चेंजेस देखते आ रहे हैं हमारे अंदर, हमारे कल्चर में, हमारे सोशल लाइफ में, हमारे अर्थ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, इन हम ये सब किसके कारण है? विद ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड इन ज्योग्राफी वी स्टडीड अबाउट ऑल दीज changes. That is the nature of human geography. Clear? Now come to the main terms of or main concept of this chapter: naturalization of human and humanization of nature. ये दो कंसेप्ट जो हैं वो आपके बहुत ही मेन है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पर इसको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस को हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से भी बुलाते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्लियर? अब इन चीजों को हम समझेंगे कि है क्या। अब हमने बात की कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना? अब ये जो इंटरेक्शन है
वो किसके कारण पॉसिबल है? दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल टू इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अब वो छोटी सी ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी मशीनों को ही हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। कोई भी छोटा सा काम जिसमें हमने कुछ टेक लड़ाया, कुछ भी हमने कुछ भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी। क्लियर? जैसे कि हमने अगर 2 स्टोन को भी रब किया है, उससे फायर प्रोड्यूस हुई, अर्ली मैन ने ऐसा किया, तो इट मीन्स वो भी क्या थी? एक टेक्नोलॉजी थी कि दोनों को रब किया तो इससे कि उसमें रबिंग से क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ, जिससे वहां पर हीट जो है प्रोड्यूस हुई, है ना? तो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, दैट ऑल इज विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पर टूल्स और टेक्निक्स का हमें मेन जो है इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। यानी टेक्नोलॉजी लूजन्स द शेकल्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में हाई होते गए, हमने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो टेक्नोलॉजी जो है दैट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने नेचुरल लॉ को समझा, अभी मैंने लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपको बताया कि हमने दो चीजों को रब किया तो वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? उसमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉ, है ना? जैसे अब अपने अपने पाम्स को जो है रब करो, पाम को रब हम करते हैं तो कुछ देर रब करने के बाद इट वार्म अप, ये वार्म हो जाती है बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस्ड इन द पाम्स। तो इसी तरीके से जब हम दो स्टोन को रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है और उससे फायर प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन के लॉ से फायर प्रोड्यूसिंग का आइडिया आया। तो जैसे जैसे हमने टेक्निक को समझना शुरू किया, टेक्निक डेवलप होनी शुरू हुई, तो हमने नेचुरल लॉज को समझना शुरू किया, जिससे डिफरेंट डिस्कवरीज हुई। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्रेट डीएनए एंड जेनेटिक्स अनेबल अस टू कॉन्क्योर मैनी डिसीजेस। जब हमने डीएनए की खोज की, उसको समझना शुरू किया, जेनेटिक क्या रूल है, तो हमें डिसीजेस को क्योर करना, उनको जो है दूर करना हमने समझ लिया। ऐसे ही जब एरोडायनामिक्स रूल्स को पढ़ा तो हमने फास्टर प्लेन्स जनरेट किए, है ना? कि फिर जो पक्षी हैं वो कैसे उड़ पाते हैं, उनको देखकर आज दिमाग में आइडिया आया कि उनके विंग्स हैं, वो किस तरीके से जो है वो कैसे उड़ने में उनको हेल्प करते हैं। तो एरोडायनामिक रूल को समझा तो हमने फास्टर प्लेन जनरेट किए। तो इट मीन्स जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स ने नेचुरल लॉज को समझना शुरू किया, वैसे ही उन्होंने अपने लिए टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया और अपनी डेवलपमेंट की। तो इसलिए हम कह सकते हैं नेचर इज एक्सट्रीमली important टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शेकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने जो नेचर को समझने के लिए एक टेक्नोलॉजी की जो है, नेचर को समझकर ही हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, है ना? जब हमने पक्षियों को उड़ते देखा तो हमने एरोडायनेमिक रूल समझा और हमने फास्टर प्लेन बनाए। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में नेचर का भी हाथ है। और जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट था ह्यूमन बीइंग्स पर, यानी जब हम सिर्फ एनवायरनमेंट के अधीन थे, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे, नेचर जैसा हमें कहते थे हम वैसा करते थे, तो नेचर के पंजों में फंसे हुए थे, हम शिकंजे में थे। तो टेक्नोलॉजी ने हमें उससे बाहर निकाल दिया। अब हम जो है वो नेचर को काफी हद तक अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। That's why we can say that technology loosens the shackle of the environment on human beings. अब सबसे पहले जो है मैंने अभी जैसे बताया कि बिफोर द टेक्नोलॉजी वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर। अब जैसे नेचर हमें कहती थी वैसे ही हम करते थे। सो दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। वी द ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलोइंग द नेचर। जैसा हमें नेचर ने दिया हमने ले लिया, जैसा उसने हमें फ्रूट फल और ये दिए हमने खा लिए। हमें जो है ये नहीं सेंस थी कि क्लोथिंग भी कोई चीज होती है। तो पेड़ के पत्तों से अपना जब ठंड लगी तो उससे अपना जो है अपने आप को कवर कर लिया।
कभी बारिश आई या तेज धूप हुई तो हमें किसी छत की जरूरत पड़ी तो केव्स में रह लिए। तो नेचर जैसा जैसा कर रही थी हम वैसा वैसा कर रहे थे। तो नेचर कभी बाढ़ आ रही है, कभी फ्लड फ्लड है या ड्रॉट है, क्यों है, हमें कुछ नहीं पता था। जिस टाइम में जो जैसा मिलता था हम वैसा ले लेते थे। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर। तो वहां पर जो है हमारी सोसाइटी कैसी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism। तो जहां पर ह्यूमन सोसाइटी जो है यानी वो पूरी किस तरह की थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, कोई एडवांसमेंट नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और हमारा इंटरेक्शन किसके साथ था, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ। वी आर फॉलोइंग द नेचर, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इट मीन्स कि जो एनवायरमेंट है वो ही हमारी एक्टिविटीज को डिटर्मिन कर रहा था। तो इसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इस टाइम में क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था। तो हम जो है वो पूरी तरह से क्या थे, नेचर के से डरते थे। जब कभी तेज बारिश हुई, बिजली चमकना शुरू हुई तो हम डर जाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीजें जो है, ये डर हमें किस तरफ ले आया, वर्शिप्स की तरफ। जब कभी बारिश तेज हुई तो हम डर गए और हमें पता नहीं था कि क्यों होती है ये बारिश। तो हमें लगा कि इन चीजों को रोकने के लिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, और हमने ऐसे ही नेचर के हर पार्ट को, हर रूप को हमने गॉड या गॉडेस का रूप दे दिया और उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया, है ना। तो इट मीन्स इंद्र देवता बना दिए, सूर्य देवता बना दिए, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू कर दिया। वी वर अफ्रेडिंग फ्रॉम द नेचर एंड स्टार्ट टू वर्शिप इट। So this type of nature is known as the naturalization of human beings। अब आपको यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है बॉक्स में, ये आपको स्टोरी जो है वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कौन से है कि प्रिमिटिव सोसाइटी विच लिव कंप्लीटली हार्मोनी विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ये यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे केसेस, आज भी आप ट्राइबल कास्ट को देखोगे तो वो कुछ भी आप, वो आज भी उसी रूप में जी रहे हैं। आज भी वो नेचर पे ही टोटली डिपेंडेंट है। आज भी वो जो है वो थोड़ी-सी आवाज़ से डर जाते हैं, कुछ भी बादल गरजे या कुछ भी। तो वो भी आज भी ऐसे ही उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। सो दीज़ केसेस वेयर द नेचर इज़ अ पावरफुल फोर्स, वर्शिप्ड एंड रिवर्ड एंड कंसर्व्ड। इस तरीके के आज भी आपको केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। There is a direct dependence of human beings on nature for resources which sustain them, or this physical environment for such sources becomes a mother nature। और ये हमारे लिए क्या बन गई है, मदर नेचर का रूप इसने ले लिया है। जहां पर सभी रिसोर्सेज नेचर से ह्यूमन बींग्स लेते हैं और जो उनकी लाइफ को सस्टेन करते हैं। सो दिस फिजिकल एनवायरनमेंट for such sources becomes the mother nature। अब ये तो हुई प्रिमिटिव सोसाइटी की बात, जहां पर हम टोटली डिपेंडेंट थे नेचर पर। हमें जैसा नेचर ने दिया हमने एज इट इज यूज कर लिया। इवन द फिनोमिनाज ऑफ द नेचर मेक्स अफ्रेड ऑफ अस, हमें डरा देते थे एंड वी स्टार्टेड टू वर्शिप इट, है ना। तो दैट इज द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। जब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट थे। अब इसमें आपका सेकंड टर्म आता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या है, टू लुक फॉरवर्ड फॉर द पॉसिबिलिटीज, कि जब हमें पॉसिबिलिटीज नजर आई। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को समझना शुरू किया, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, हमने एनवायरनमेंट को, नेचर के जो फोर्सेस हैं उनको समझना शुरू किया। जब हमने इनको समझना शुरू किया तो इसके साथ साथ ही हमने अपना सोशल कल्चरल डेवलपमेंट किया। ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्स बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, और हमने टेक्नोलॉजी को
डेवलप करना शुरू किया। अब ये स्टेज कौन सी थी? मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। इससे पहले हमारी ज़रूरत ये थी, हमारा जो नेचर के साथ इंटरेक्शन था वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों के लिए था। हमें 3 अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, और उसके लिए हम टो टोटली नेचर पर डिपेंडेंट थे। लेकिन अब जैसे हमने ग जो है नेचर को समझना शुरू किया, तो हमें वहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखी। पहले हम कच्चा जो है मांस ऐसे ही खा लेते थे अर्ली ह्यूमन्स, लेकिन उसके बाद जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, उन्होंने फूड को कुक करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो इससे हम से स्टेट ऑफ नेसेसिटी से निकलकर कहाँ आ गए? स्टेट ऑफ फ्रीडम। नेचर से थोड़ा फ्री होना हमने शुरू किया। तो दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज obtained फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब जो है आपको इस चीज के एग्जांपल्स हर जगह पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हाईलैंड्स पर, अब हेल्थ रिजॉर्ट्स आपको हाईलैंड्स पर मिल जाएंगे। ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स मिलते हैं, फील्ड्स है, ऑर्चार्ड्स है, pastures in plains है, rolling hills, ports of the coast, ocean routes on the ocean surface, satellites in the space. All these are the development due to the development of technology by the human beings। तो human beings ने क्या देखा कि नेचर में हमें क्या नजर आ रहा है? अपनी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज, और उन अपॉर्चुनिटीज को, उन पॉसिबिलिटीज को लेकर हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिससे ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट हुई। सो where there is a possibilities or opportunities of the for the development of human beings in the nature, that is called possibilism। क्लियर? कि जहां पर भी नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स make use of these, and slowly nature gets humanized and start hearing the imprints of the human endeavor। हमें नेचर में अपनी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज दिखाई दी, और उसे हम क्या कहेंगे? पॉसिबिलिज्म। इन पॉसिबिलिटीज के साथ हमने चलना शुरू किया, धीरे धीरे नेचर को अपने में ढालना शुरू किया। नेचर के जिन फिनोमिनास को आज भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बचने के उपाय हमने सोच लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? जहां पर वी द ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल ऑन द नेचर टू अ लिमिट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी नेचर को हमने अपने अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दिया। सो दीज थ्री आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो हम कल करेंगे। अभी तक आपको अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क नाउ।